हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडीएम ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब। हमने कल बीएससी फर्स्ट का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने वार्डन इन्वर्जन टॉपिक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, विन्यास के बारे में। तो आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप से अपने, एक तो रिप्रेजेंटेशन कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं कि उसको न्यूमैन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है या फिशर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है। और एक हम क्या करते हैं, एक में अपने एब्सोल्यूट मतलब असाइनमेंट कॉन्फ़िगरेशन। असाइनमेंट कॉन्फ़िगरेशन आज हम देखेंगे कि असाइनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और बाकी जो रिप्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देखो असाइनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या है। टॉपिक का नेम है असाइनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। असाइनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। असाइनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखो असाइनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन असाइनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखो असाइनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन तीन टाइप से है। जैसे देखो इसके अंदर हम पढ़ते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और फॉर ज्योमेट्रिकली आइसोमेरिज्म कॉन्फ़िगरेशन फॉर जीआई के लिए हम देखते हैं। देखो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं अपेक्षिक विन्यास। अपेक्षिक विन्यास, इसको बोलते हैं निरपेक्ष विन्यास। निरपेक्ष विन्यास, ठीक है। और जो अपने ज्यामितीय साम्यता के लिए देखते हैं, देखो ज्यामितीय साम्यता इसमें रिलेटिव अपेक्षिक विन्यास के अंदर हम देखते हैं डीएल विन्यास, कैपिटल डी। इसके अंदर देखते हैं कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन विन्यास, ठीक है। और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम देखते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए हम जो असाइनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं वो देखते हैं सिस ट्रांस इजेड, ठीक है। और सिन एंटी सिस्टम, सिन एंटी सिस्टम, ये पूरा असाइनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है जिसके बारे में हमने स्टडी करनी है। इस लेक्चर के अंदर हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में स्टडी करेंगे, डीएल कॉन्फ़िगरेशन विन्यास के बारे में अपने स्टडी करेंगे। देखो असाइनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमको पहले ये देखना है कि इसमें कितने तरह के हमको विन्यास पढ़ने, कितने तरह से। देखो तीन तरह के विन्यास अपने को पढ़ने, दो तरह के अपेक्षिक विन्यास और निरपेक्ष विन्यास, और ज्यामितीय समानता के लिए जो विन्यास है वो हमको देखना है। अपेक्षिक विन्यास के अंदर हम डीएल विन्यास देखते हैं, और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निरपेक्ष विन्यास में हम आरएस विन्यास देखते हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। और ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म के लिए तीन तरह के विन्यास, सिस ट्रांसफॉर्म देखते हैं, इजेड फॉर्म देखते हैं, सिन और एंटी सिस्टम देखते हैं, ठीक है। ये पूरा हमको स्टडी करनी है, इन तीनों विन्यास के बारे में स्टडी हमको करनी है। पहले आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे अपेक्षिक विन्यास की, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की। तो देखते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। देखो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, या इसको डीएल कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन,
या फिर इसको बोल दो DL कॉन्फ़िगरेशन। देखो अपेक्षिक विन्यास, अपेक्षिक विन्यास या फिर DL विन्यास। ठीक है, अब देखो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, अपेक्षिक विन्यास का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के, एक के सापेक्ष दूसरा। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन अपेक्षिक विन्यास का मतलब होता है एक के सापेक्ष दूसरा, एक के सापेक्ष दूसरा। ये अपेक्षिक विन्यास का मतलब। देखो एक के सापेक्ष दूसरा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो कोई कंपाउंड है उसका कॉन्फ़िगरेशन अपने फिक्स कर लेते हैं, कोई अपने यौगिक लेते हैं उसका हम क्या कर देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन विन्यास को हम क्या कर देते हैं, निश्चित कर देते हैं, फिक्स कर लेते हैं। मीन्स उसको मानक मान लेते हैं, स्टैंडर्ड मान लेते हैं, और उसको देखते हुए बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी जो विन्यास है वो हम डिसाइड करते हैं। मतलब जैसे अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, आप रिडक्स पोटेंशियल निकालते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हो, रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हो, अपचयन विभव निकालते हो या ऑक्सीकरण विभव निकालते हो, तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन है उसको आप स्टैंडर्ड मानते हो और उसके सापेक्ष आप क्या करते हो, उसके रिस्पेक्ट में आप क्या करते हो, रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को निकालते हो, चूज करते हो। वही बात यहाँ पर है कि H को मर्जी से अपने क्या करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब हम सेल बनाते हैं तो वहाँ पे H को मर्जी से अपने वहाँ फिक्स कर लेते हैं और फिक्स करके बाकी का पोटेंशियल H को देखते हुए निकालते हैं कि H स्टैंडर्ड मान लेते हैं, उसको देखते हुए हम बाकियों का विभव निकालते हैं। उसी तरह यहाँ जब हम विन्यास की बात करते हैं तो एक यौगिक के विन्यास को हम फिक्स कर लेते हैं और उसको देखते हुए हम अन्य बाकियों का क्या निकालते हैं, कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। मतलब एक कंपाउंड को हम क्या कर देंगे, वहाँ पे फिक्स कर देंगे और उसको देखते हुए बाकियों के कंपाउंड का हम कॉन्फ़िगरेशन को निकालते हैं। इसका मतलब रिलेटिव का मतलब ये होता है एक के सापेक्ष दूसरा। एक को फिक्स रखो, एक कंपाउंड को फिक्स रख के उसके सापेक्ष में हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बाकी कंपाउंड का, बाकी यौगिकों का विन्यास हम निकालते हैं। देखो हम इसके अंदर पहले DL कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। क्या होता है DL कॉन्फ़िगरेशन? देखो DL कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसमें, देखो DL कॉन्फ़िगरेशन हम दो कंपाउंड्स के अंदर देखेंगे। DL कॉन्फ़िगरेशन हम दो कंपाउंड्स के अंदर देखेंगे, इन कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के अंदर देखेंगे और इन एमिनो एसिड, ठीक है। इन दोनों कंपाउंड के अंदर हम क्या देखेंगे, DL कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। अब देखो इन कार्बोहाइड्रेट मतलब इसके अंदर भी आपको कोई रिलेटिव मेंबर लेना पड़ेगा, अपेक्षित सदस्य लेना पड़ेगा जिसको आप फिक्स करके बाकियों के कॉन्फ़िगरेशन को आप निकाल सकते हो। तो मतलब यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर रिलेटिव मेंबर मतलब जो अपेक्षित सदस्य हम लेते हैं वो लेते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड के कंपाउंड को हम फिक्स करके बाकियों का हम क्या निकालते हैं, वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो याद रखना जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो यहाँ पर रिलेटिव मेंबर लेते हैं हम ग्लिसरॉल्डिहाइड। रिलेटिव मेंबर मतलब अपेक्षित सदस्य, रिलेटिव मेंबर। वो क्या लेते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। और अमीनो एसिड के अंदर जो हम रिलेटिव मेंबर लेते हैं वो लेते हैं एलानिन। अमीनो एसिड के अंदर हम जो रिलेटिव मेंबर लेते हैं वो है एलानिन। रिलेटिव मेंबर वो लेते हैं एनालिन। क्लियर, एनालिन। क्लियर, ठीक है। मतलब कि जब आपको DL कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर विन्यास निकालना है, DL कॉन्फ़िगरेशन कार्बोहाइड्रेट में निकालना है, तो हाँ वहाँ पर हम रिलेटिव मेंबर अपेक्षित जो सदस्य है वो लेते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। और जब अमीनो एसिड के अंदर निकालना है तो वहाँ पर हम रिलेटिव मेंबर अपेक्षित सदस्य लेते हैं एनालिन।
ठीक है। अब आगे हम ग्लिसरॉल्डिहाइड और एनालिन की हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है, देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड देखो क्या होता है, CHO, CH2OH, H और OH। देखो इसका जो OH आया है वो लेफ्ट साइड आया है, इसका जो OH है किधर आया है, लेफ्ट साइड। ये जो OH आया है ये किस साइड आया है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड है ना, तो यहाँ पर हम ग्लिसरॉल्डिहाइड की जगह कैपिटल L लिखेंगे। ग्लिसरॉल्डिहाइड के आगे हम क्या लिखेंगे, L ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पर जो OH है वो किधर आया है, राइट साइड आया है। क्लियर है। लेकिन अगर ये OH यहाँ पे यहाँ पर जो OH है लेफ्ट साइड आया है तो इसको बोलते हैं L ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर ये OH राइट साइड आए, CHO, अगर ये मतलब इसमें CHO, OH, यहाँ पे आ जाए H, यहाँ आ जाए CH2OH। अगर ये OH राइट साइड आता है तो इसको बोलते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। मतलब ये OH अब किस साइड आ रहा है, राइट साइड। राइट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं राइट को, दाया, दाया मतलब डी, डी। ठीक है, मतलब इसका नेम क्या लिखेंगे हम, इसका नेम हम लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे हम डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, इसको लिखेंगे हम डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर है। इसको थोड़ा सा आगे लिख देते हैं। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, लिख देते हैं। ये OH मतलब राइट, राइट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, दाया, मीन्स डी। ठीक है, जब हम कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं L ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसको बोलते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब इसको L क्यों बोला, क्योंकि इसका जो OH है वो लेफ्ट साइड है, इधर OH क्या है, राइट साइड। जब OH राइट साइड आता है तब उसको डी विन्यास, और जब जब लेफ्ट साइड आता है तब उसको क्या बोलते हैं, L विन्यास बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड की स्ट्रक्चर देखी, अब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कार्बोहाइड्रेट के अंदर निकालना है तो इस ग्रुप को, इस कंपाउंड को, ग्लिसरॉल्डिहाइड को, यौगिक को क्या करना है, फिक्स करना है। और इसका फिक्स करके बाकियों का अपने को क्या निकालना है, कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। देखो अब अपने जिस तरह से हमने कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर देखी उसी तरह से हम किसकी देखते हैं, एलानिन की। नेक्स्ट हम एलानिन की स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो एलानिन अमीनो एसिड है ना एलानिन, उसकी संरचना हम देखते हैं। ये यहाँ लिखते हैं अपने COH, H, NH2, CH3। देखो अब यहाँ पर देखो NH2 लेफ्ट साइड आया है, किधर आया है, NH2 लेफ्ट साइड आया है, तो इसको हम बोलेंगे अब ये लेफ्ट है, लेफ्ट साइड। ठीक है, ये आया लेफ्ट साइड। ठीक है, तो अब इसको बोलेंगे L एलानिन, L एलानिन। ठीक है, आगे देखो अगर ये OH राइट साइड आ जाए तब इसको, अगर ये OH नहीं NH2 राइट साइड आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, डी एलानिन, COH, CH3, H और OH, इसको बोलते हैं डी एलानिन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डी एलानिन। तो ये स्ट्रक्चर थी अमीनो एसिड में जो आप रिलेटिव मेंबर लोगे उसकी।
कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम रिलेटिव मेंबर लेते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, और अमीनो एसिड के अंदर रिलेटिव मेंबर लेते हैं हम एलानिन। इनको फिक्स करके इनके सापेक्ष में हम क्या निकालेंगे, बाकियों का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट। देखो अब हम क्या करते हैं, डीएल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। अब अलग अलग देखते हैं, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी स्मॉल एल नहीं आएगा, कैपिटल एल आएगा। अब हम देखते हैं डीएल कॉन्फ़िगरेशन इन कार्बोहाइड्रेट। देखो हम डीएल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, देखो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, हम पहले ग्लूकोज की संरचना बनाते हैं। देखो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाएंगे, CHO H OH H OH, ठीक है, H OH CH2OH। अब देखो आपको पता है ग्लूकोज की संरचना है, ठीक है, ये किसकी संरचना है, ये है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसमें आपको ये फिक्स करना है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, डी है, कौन सा है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन देखने का देखो तरीका क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन देखने का तरीका देखो क्या होता है। पहले तो वर्टिकल प्रिंसिपल कार्बन चेन देखो, क्या कार्बन चेन प्रिंसिपल कार्बन चेन है वो वर्टिकल पे आता है, आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है। फिशर के अंदर देखें तो ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और ये क्या है, वर्टिकल है। तो पहला पॉइंट यही है कि जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है, मुख्य कार्बन श्रृंखला है, वो वर्टिकल पर होनी चाहिए। ठीक है, वर्टिकल पे होने चाहिए। पहला पॉइंट ये कि इसके अंदर जो प्रिंसिपल चेन है, प्रिंसिपल कार्बन चेन, मुख्य कार्बन श्रृंखला, प्रिंसिपल कार्बन चेन कहाँ पर होनी चाहिए, वर्टिकल पर। ठीक है, प्रिंसिपल कार्बन चेन कहाँ होनी चाहिए, वर्टिकल पर। प्रिंसिपल कार्बन चेन होनी चाहिए वर्टिकल पर। अब नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, पहला रूल तो समझ आ गया कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हो, कैपिटल डी कैपिटल एल का विन्यास देखते हो, तो पहला पॉइंट ये है कि जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है वो क्या होनी चाहिए, वर्टिकल पर। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल कार्बन चेन वर्टिकल पर है। अब सेकंड पॉइंट, यहाँ पर क्रेल, ये आपको पता है क्रेल सेंटर, आपको मैंने बताया था कि कार्बन की जब चारों वैलेंसी डिफरेंट हो जाती है तो वो जो कार्बन होता है वो क्रेल कार्बन या क्रेल सेंटर बोल दो। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट क्रेल सेंटर कौन सा है, आपको पता है, अगर आपने आईपीएससी, यहाँ पर आईपीएससी नंबरिंग करनी है अप टू 9। सेकेंड पॉइंट है कि यहाँ जब आईपीएससी नंबरिंग करोगे, आप आईपीएससी अपने नंबरिंग करेंगे, वो क्या करनी है, अप टू डाउन करनी है, अप टू डाउन, ये बात याद रखना, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो ऊपर से नीचे नंबरिंग करोगे, आपको पता है एल्डिहाइड को फर्स्ट नंबर दोगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो ये कहते हैं कि जहाँ जिस कार्बन को हाईएस्ट क्रेल कार्बन हो, वो मतलब हाईएस्ट नंबर मिल रहा हो, वो क्रेल सेंटर हो। तो हाईएस्ट नंबर तो ये फिफ्थ वाला है, ठीक है, और इसे ये क्रेल सेंटर भी है, ठीक है, और ये फिफ्थ ग्रुप कार्बन है, ये क्रेल सेंटर भी है और इसको हाईएस्ट नंबर दिया। तो इस कार्बन को आपको देखना है हाईएस्ट संख्या वाले, मतलब कि हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रेल सेंटर को देखना है, उच्चतम संख्या वाले क्रेल केंद्र को देखना है कि किधर हमें उच्चतम संख्या हाईएस्ट नंबर मिल रहा है, उस कार्बन को ही हमको देखना है विन्यास के लिए। तो इस पांचवें पॉइंट, इसको हमने क्या कहते हैं, यहाँ पर हाईएस्ट है, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रेल सेंटर,
हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रेल सेंटर, ठीक है, हाईएस्ट नंबर देना है, ठीक है। तो अब इसको देखोगे आप कॉन्फ़िगरेशन के लिए कि हाईएस्ट नंबर के क्रेल सेंटर का के कार्बन के साथ जो OH जुड़ा है वो राइट साइड है या लेफ्ट साइड, तो हाईएस्ट क्रेल सेंटर यही है, हाईएस्ट नंबर का क्रेल सेंटर ये है, तो इसका OH ना राइट साइड आ रहा है, इसका OH किधर आ रहा है, राइट साइड आ रहा है, ठीक है, इसका OH किधर आ रहा है, राइट साइड, तो मतलब ये क्या है, डी ग्लूकोज, ठीक है, ये क्या है, डी ग्लूकोज है। अब हम इसके जो नॉर्मल अपने अलग अलग रूल्स पढ़ेंगे डीएल कॉन्फ़िगरेशन के कैसे निकालना है, ये आपको शॉर्ट टर्म्स में मैंने पहले अच्छे से बता दिया। अब हम इसको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, फर्स्ट रूल सेकंड रूल, कि हम डीएल कॉन्फ़िगरेशन को कैसे देखें और कैसे इसका नेम रखें कि ये डी विन्यास है या एल विन्यास है, किस तरह से हमें देखना है वो अब हम देखेंगे। ये इसकी शॉर्ट टर्म्स थी कि पहला रूल यही था कि प्रिंसिपल जो कार्बन चेन है वो क्या होनी चाहिए, वर्टिकल पे होनी चाहिए। सेकंड क्या था कि आईपीएस जब नंबरिंग करोगे वो अप टू डाउन, ऊपर से नीचे करनी है। थर्ड कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रेल सेंटर है उसको ही प्रमुखता देखनी है, उसमें देखना है कि OH राइट साइड है या लेफ्ट साइड, अगर राइट साइड है तो कैपिटल D, अगर लेफ्ट साइड है तो कैपिटल L। देखो नेक्स्ट देखते हैं अपने, देखो अब अपने क्या रूल्स पढ़ते हैं। देखो पहला रूल्स हम पढ़ते हैं, क्या रूल्स है, फर्स्ट रूल्स, पहला रूल्स ही यही है कि हम आईपीएस की नंबरिंग अप टू डाउन ऑलवेज, आईपीएस ही नंबरिंग अप टू डाउन ऑलवेज, ये तो इसके अंदर ये पहला रूल है कि हमेशा आईपीएस का क्रमांकन ऊपर से नीचे करना है, मतलब हमेशा आईयूपीएससी का क्रमांकन ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, एक मिनट, ऊपर से नीचे। देखो ठीक है, जब भी आप आईपीएस की नंबरिंग करोगे तो अप टू डाउन ही करनी है, डाउन टू अप नहीं करनी, ऊपर से नीचे ही आना चाहिए, नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो देखो अपने करते हैं, जैसे नॉर्मल आपको दे दिया, ये कोई एक्स वाई, इधर नंबर फर्स्ट दे दिया, इधर नंबर एन, ठीक है। इसके अंदर सही है कि इसमें 1 से n की ओर आ रहा है, मतलब कि इसमें जो नंबरिंग कर रहा है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। ये तो ये या तो वो आपको देगा ऐसे ही, ठीक है, और आपको दिक्कत नहीं आएगी, या फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, इंटर कन्वर्जन करना पड़ेगा, अंतर परिवर्तन करना पड़ेगा। यहाँ अंतर परिवर्तन इंटर कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब आईपीएस की नंबरिंग होगी वो अप टू डाउन होगी, क्योंकि ये 1 नंबर से लेके किधर आ रहा है, एन की ओर है, ये 1 नंबर है, 1 to n है, मतलब कि नंबरिंग ऊपर से किधर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, अप टू डाउन हो रही है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा हो कि आपको क्वेश्चन आ जाए कि उसमें सीधा यहाँ पर ऐसे लिख दे वो एक्स वाई और यहाँ n लिख दे, यहाँ पे लिख दे 1, तो इसमें तो आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ तो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। और हमने रूल पढ़ा है क्या कि जो कॉन्फ़िगरेशन डीएल कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना है, तो फर्स्ट रूल यही है कि जो आईपीएस की नंबरिंग है वो ऊपर से नीचे करनी है, लेकिन ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। अब इंटरचेंज आपको पता है ये फिशर फॉर्मूला है, फिशर फॉर्मूले के अंदर फिशर सूत्र है, उसके स्ट्रक्चर है ये, तो इसके अंदर हम इंटरचेंज करते हैं। देखो इंटरचेंज क्या करते हैं कि हम इसको 180 डिग्री के कोण पर विद इन प्लेन घुमा देते हैं, विद इन प्लेन, ठीक है, तल के साथ ही हम इसको क्या 180 डिग्री पर रोटेट करते हैं। जब हम विद इन प्लेन इसको 180 डिग्री विद इन प्लेन, 180 डिग्री विद इन प्लेन हम इसको क्या करते हैं, विद इन प्लेन हम इसको रोटेट करते हैं। तो जब रोटेट करते हैं तो 1 ऊपर आ जाता है, n नीचे आ जाता है, y इधर आ जाता है और x इधर आ जाता है। अब ये एक्यूरेट है,
मतलब अब हम ये नंबरिंग करने के लिए एकदम तैयार है। हाँ, यहाँ पर अपने निकाल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन इसके अंदर नहीं निकाल सकते थे क्योंकि ये यहाँ पे नंबरिंग क्या हो रही थी, नीचे से ऊपर जा रहा था, डाउन टू अप। लेकिन रूल क्या है, हमेशा आईपीएस की नंबरिंग अप टू डाउन करनी है, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसी सिचुएशन दी है तो आपको रोटेशन करना पड़ेगा। अब इसको तल के साथ जब मैंने 180 डिग्री पे कोण पे घुमाया तो तल के साथ है, विद इन प्लेन है, तो प्लेन के साथ पूरा ग्रुप घूमेगा, पूरा ग्रुप घूमेगा तो n नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर, x इधर आ जाएगा, y इधर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो मॉलिक्यूल को समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो, नेक्स्ट आगे देखते हैं अपने एक एग्जाम्पल और इसको समझने के लिए। यहीं पर अपने देखते हैं, मान लो मेरे को ये ग्रुप दे दिया, इधर x है, इधर y है, इधर 1 है और इधर n है। अब तो बिल्कुल चेंज हो गया, यहाँ पे तो जो नंबरिंग है वो तो वर्टिकल, यहाँ पे जो कार्बन चेन है वो तो वर्टिकल पे पहुंच गई, ये तो बिल्कुल चेंज हो गया। मतलब कि अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अंतर परिवर्तन, इंटरचेंज करना पड़ेगा। अब इंटरचेंज देखो कैसे करेंगे हम ना, इस फिशर को, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम 90 डिग्री पे घुमाते हैं, पूरे ग्रुप को विद इन प्लेन 90 डिग्री पे हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। हम इसको 90 डिग्री पे घुमाते हैं विद इन प्लेन, विद इन प्लेन हम इसको 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं, 90 डिग्री पे विद इन प्लेन रोटेट करते हैं। ठीक है, अब इसको 90 डिग्री पे विद इन प्लेन रोटेट करेंगे तो 90 डिग्री पे ऐसे आएगा, ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा और ये इधर चल जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी फिर, देखो ये बन जाएगी 1, यहाँ पर आ जाएगा y, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा n। ठीक है, ये तरह की संरचना बन जाएगी। इसको हमने 90 डिग्री के कोण पे पूरे ग्रुप को विद इन प्लेन रोटेट करा, विद इन प्लेन रोटेट करा तो हमें ये मिला। ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पर मैंने एक बार ही चेंज करा, मतलब ओड चेंज है, ये ओड चेंज है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ओड चेंज करते हैं ना तो ये क्या होता है, ये इसका अनंशमर है, ये संरचना इसकी क्या है, अनंशमर है, प्रतिबिंब रूप है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इवन चेंज करते हैं, मतलब इवन चेंज मतलब कि आउट 180 डिग्री के कोण पे घुमाना है, आउट द प्लेन। ठीक है, तल के बाहर 180 डिग्री कोण पे घुमाना है, आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। जब हम 180 डिग्री कोण पे इसको आउट ऑफ प्लेन घुमाते हैं तो यहाँ पर क्या संरचना बनती है, यहाँ पर ये तो वैसे का वैसा x इधर आ जाता है और y इधर आ जाता है। तो ये जो थर्ड स्ट्रक्चर बनी है ये इसकी क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, क्योंकि ये इवन चेंज है। मतलब कि यहाँ पर अगर a और इसको b और इसको c बोले तो a c की क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, a c की क्या है, आइडेंटिकल है। क्लियर है? आइडेंटिकल। ठीक है, जब इवन चेंज होता है वही आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनती है, ओड में अनंशमर प्रतिबिंब रूप स्ट्रक्चर बनती है। आज क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू सो मच।